प्रिय विद्यार्थियों, समाज कार्य के अंतर्गत जब शोध कार्य किया जाता है तो शोध कार्य के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता विभिन्न पद्धतियों या विधियों के माध्यम से तथ्यों का संकलन करता है, जिनमें अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार प्रमुख हैं। जब तथ्यों का संकलन करता है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसका विश्लेषण भी करता है, और विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण विधि जिसका उपयोग अनुसंधान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम सांख्यिकी कहते हैं, अर्थात स्टैटिस्टिक्स। आज हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में ही या सांख्यिकी के बारे में ही अध्ययन करेंगे, इस पर बात करेंगे कि सांख्यिकी क्या है, उसका अर्थ क्या है, सांख्यिकी किस रूप में हमारे लिए उपयोगी है और सांख्यिकी की क्या सीमाएं हैं। जब कभी हम सांख्यिकी की बात करते हैं तो यह पता चलता है कि हर विषय आज के युग में अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत सांख्यिकी का उपयोग दिन प्रतिदिन करता जा रहा है या करते जा रहे हैं। आज हर विषय और उस विषय के विशेषज्ञ ये चाहते हैं कि हम जो बात कहें वो एक निश्चित अर्थ में हो, और निश्चित अर्थ में कहने का मतलब हम उसे गणनात्मक रूप में प्रस्तुत करें, और गणनात्मक रूप में प्रस्तुत करने का जो माध्यम है वह सांख्यिकी है या स्टैटिस्टिक्स है। तो यह स्टैटिस्टिक्स जो समाज विज्ञान के अंतर्गत बहुत अधिक उपयोग में ली जाती है। प्रारंभ में तो हम प्रारंभिक सांख्यिकी का ही उपयोग करते थे, जिसमें माध्य, माध्यिका या बहुलाक जैसी विधियों का प्रयोग करते थे, लेकिन धीरे धीरे सांख्यिकी का विकसित रूप आज समाज कार्य के अंतर्गत और समाज विज्ञान के अंतर्गत दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज हम सहसंबंध की गणना करते हैं, आज हम काई स्क्वायर और कोरिलेशन की बात करते हैं, आज हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या टी परीक्षण की बात करते हैं। अनेक विधियां हैं जिसका हम प्रयोग करके एक निश्चित अर्थ में निष्कर्ष प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं। तो ये सांख्यिकी क्या है? जब हम सांख्यिकी की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सांख्यिकी संख्याओं या आंकड़ों से संबंधित अभिप्राय प्रकट करने वाला पद है। यानी संख्या और अंकों या समंकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान समय में हम पाते हैं कि आंकड़ों का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमें चाहे आर्थिक विकास की दर प्रस्तुत करनी हो, जनसंख्या की संरचना का वर्णन करना हो, अपराधों की आवृत्ति बतानी हो, या लोगों के मतदान संबंधी व्यवहार, हमें आंकड़ों का सहारा लेना ही होगा। उसके बिना अपनी बात प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना कठिन होगा। यही नहीं, वैज्ञानिक ऐसे पैमाने का विकास करने में भी सफल हो चुके हैं जिनकी सहायता से गुणात्मक तथ्यों को भी परिमाणात्मक विवेचना की जा सकती है। जैसे मनोविज्ञान में बुद्धि गणक या बुद्धि गुणक की गणना इसका अच्छा उदाहरण है, आईक्यू जिसे हम कहते हैं। यानी आज सांख्यिकी का प्रयोग इतना अधिक बढ़ गया है कि समाज विज्ञान में जहाँ गुणात्मक तथ्य होते थे, हम विभिन्न पैमानों के माध्यम से, जिसे हम स्केलिंग टेक्निक कहते हैं, गुणात्मक तथ्यों को गणनात्मक तथ्यों में परिवर्तित कर सकते हैं। जब सांख्यिकी शब्द के प्रयोग की बात आती है तो इसे दो अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। एक बहुवचन के रूप में, प्लूरल के रूप में, और दूसरा एक वचन यानी सिंगुलर के रूप में किया जाता है। बहुवचन में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग संकलित तथ्यों, समंकों, आंकड़ों व मापों से है जो ज्ञात तथ्यों जैसे जनसंख्या वृद्धि, उत्पादन, राष्ट्रीय आय आदि का विवरण देते हैं। एक वचन में सांख्यिकी का अभिप्राय उस विज्ञान या अध्ययन क्षेत्र से है जिसकी सामग्री वह सांख्यिकी है जिसके लिए इस शब्द का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। जब हम बहुवचन की बात करते हैं तो इसमें आंकड़े हैं, संख्याएं हैं, समंक हैं, इन सब का जब अध्ययन करते हैं तो ये बहुवचन के रूप में है। और जब हम एक वचन के रूप में सांख्यिकी की बात करते हैं तो यह एक विषय है, यह एक विज्ञान है, यह एक अनुशासन है जिसका अध्ययन क्षेत्र आंकड़े, संख्याएं या माप है।
दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों के संग्रह, प्रदर्शन, विवरण व विश्लेषण से संबंधित है। यह अपने में उन सांख्यिकी विधियों को सम्मिलित करती है जो उक्त तथ्यों के निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन और विश्लेषण अर्थात एनालिसिस से संबंधित है। निम्न व्याख्या से ये और भी बात स्पष्ट हो जाएगी कि सांख्यिकी समंक के रूप में है, स्टैटिस्टिक्स एज क्वांटिटेटिव डेटा। सांख्यिकी को बहुवचन में प्रयुक्त करते हुए इसे समंकों के साथ जोड़ने का प्रयास अनेक विद्वानों ने किया है। इनमें से सैक्रिस्ट की परिभाषा सबसे व्यापक है। उनके शब्दों में सांख्यिकी से हमारा तात्पर्य तथ्यों के उस समूह से है जो अनेक कारणों से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित होते हैं, जिन्हें अंकों में व्यक्त किया जाता है, जिनकी गणना या अनुमान परिशुद्धता के उचित स्तर के अनुसार किया जाता है, जिन्हें पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एक व्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाता है तथा जिन्हें एक दूसरे से तुलनात्मक रूप में रखा जाता है। यह परिभाषा इन समस्त विशेषताओं को अपने में सम्मिलित करती है जो समंकों में होनी चाहिए। ये विशेषताएं निम्न है, जैसे समंक तथ्यों का समूह होते हैं। डेटा इज ए सेट ऑफ फैक्ट्स। अकेली और अव्यवस्थित संख्याएं समंक नहीं होती क्योंकि वे किसी स्थिति को स्पष्ट नहीं करती। जैसे मैं कहूँ 25, 30, 28, 32, इसका कोई मतलब नहीं है। केवल वे ही संख्याएं समंक होती हैं जो या तो किसी स्थिति को स्पष्ट कर रही हो या कोई उद्देश्य पूरा कर रही हो। जैसे 25, 28, 30, 35 संख्याएं समंक नहीं हैं, लेकिन यदि इन्हें श्रेणीबद्ध करके यह बताया जाए कि प्रथम परीक्षा में 25 तथा 28 अंक पाने वाले छात्रों के द्वितीय परीक्षा में 30 और 35 अंक आए हैं, तो यह समंक होंगी। इसी प्रकार एक दुर्घटना, एक जन्म, एक बिक्री, एक बीमार समंक नहीं होता, पर अनेक दुर्घटनाएं, अनेक जन्म, अनेक बिक्री, अनेक बीमार समंक होते हैं क्योंकि उनका विश्लेषण किया जा सकता है तथा निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसी तरह सांख्यिकी अनेक कारकों का प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स। प्रायः समंक अथवा तथ्य किसी एक कारक से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि उन पर अनेक कारकों, दशाओं आदि का प्रभाव पड़ता है। जैसे कृषि उत्पादन, जलवायु, वर्षा, बीज की किस्म, खाद, भूमि की उर्वरता, कृषि तकनीकी आदि अनेक दशाओं से प्रभावित होती है। यही बात सामाजिक घटनाओं पर भी लागू होती है। यदि कोई समंक केवल एक कारक या कारण से प्रभावित होता है तो उसके विश्लेषण में कोई कठिनाई नहीं होती, पर अनेक कारकों का प्रभाव उसके ध्यानपूर्वक विश्लेषण को आवश्यक बना देता है। जैसे हम बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि की, तो जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे पुत्र की महत्ता हो, चाहे गर्म जलवायु हो, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे अनेक कारणों के योग से जब उसका विश्लेषण किया जाता है तो उसमें सांख्यिकी भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विधि है। सांख्यिकी संख्यात्मक अभिव्यक्ति है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस इन स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी गणना हमेशा अंकों में की जाती है। इस विशेषता को स्पष्ट करते हुए सैक्रिस्ट का कहना है कि किसी विषय के प्रति सांख्यिकी उपागम संख्यात्मक होता है। इसमें वस्तुओं, गुणों व दशाओं की गणना योग, विभाजन, उपविभाजन व विश्लेषण द्वारा किया जाता है। दूसरे शब्दों में जो तथ्य संख्याओं में अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते उनका सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं किया जा सकता। जैसे अमीर, गरीब, सर्दी, गर्मी, युवक, वृद्ध, ऐसे गुणात्मक तथ्य हैं जिन्हें अंकों में न बदला जाए, जैसे आय, तापमान, आयु, तो उसका विश्लेषण नहीं हो सकता। अर्थात गुणात्मक तथ्यों को संख्याओं में प्रकट करके उसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसी तरह गणना या अनुमान द्वारा संकलित समंकों की एक विशेषता यह है कि वे गणना या अनुमान के द्वारा संकलित किए जाते हैं।
सीमित अनुसंधान क्षेत्र में संबंधों की गणना संभव है, पर अध्ययन क्षेत्र विस्तृत होने पर समंकों का अनुमान लगाना होता है, क्योंकि उसकी गणना करना व्यवहार में कठिन होता है। जब समंकों की गणना या अनुमान किया जाता है तब वह मनमाने ढंग से नहीं होता, बल्कि उसकी परिशुद्धता बनाए रखने का हर संभव प्रयत्न किया जाता है। परिशुद्धता की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि समंक किस उद्देश्य के लिए संकलित किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, वर्षा की मात्रा मापने के लिए मिलीमीटर में की जाती है, लेकिन दो नगरों के बीच की दूरी की गणना में एक दूसरे के बीच जो दूरी है वह मीटर या किलोमीटर में मापी जा सकती है। इसी तरह संख्या की जब बात करते हैं तो यह पूर्व निर्धारित उद्देश्य है सांख्यिकी का। समंक तभी एकत्रित किए जाते हैं जब उनमें कोई जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा उनमें किसी उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो। निरुद्देश्य संकलित समंक किसी काम के नहीं होते और उनके संकलन में लगा धन, समय और श्रम व्यर्थ जाता। तो जब कभी हम सांख्यिकी का उपयोग करें तो समंक किस उद्देश्य से हम इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे हम जनसंख्या के आंकड़ों से संबंधित जनगणना में वृद्धि की दर को मापना चाहें, या समाज में अपराधों में जो वृद्धि बढ़ रही है या दर बढ़ रही है उसको मापने के लिए करना चाहते हैं, तो कोई ना कोई उद्देश्य अगर नहीं होगा तो आंकड़ों का कोई महत्व नहीं है। इसी तरह संकलन की व्यवस्थित विधि, समंकों का संकलन मनमाने ढंग से नहीं बल्कि निश्चित विधि से किसी निश्चित माप या पैमाने के आधार पर किया जाता है। अव्यवस्थित ढंग से संकलित समंकों की न केवल परिशुद्धता की मात्रा संदिग्ध होगी, बल्कि उनके आधार पर निकाले गए निष्कर्ष भी भ्रामक होंगे। इसलिए जब कभी हम आंकड़ों को इकट्ठा करना चाहें तो उद्देश्य के साथ साथ एक निश्चित पैमाने के आधार पर ही हम तथ्यों को संकलित करें, तभी उसका सही विश्लेषण या निर्वचन किया जा सकता है। समंकों का पारस्परिक संबंध, यानी अंकों का एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध भी होता है। प्रायः आंकड़ों के संकलन का उद्देश्य तुलना करना होता है। कई बार हम दो देशों के बीच तुलना करना चाहें आय को लेकर, दो देशों के बीच जनसंख्या वृद्धि को लेकर अध्ययन करना चाहें, दो देशों में बढ़ती हुई बेरोजगारी की दर के संबंध में अध्ययन करना चाहें, तो हमारा कई बार उद्देश्य तुलना करना भी होता है। तुलना करने के लिए आवश्यक है कि समंक सजातीय यानी होमोजीनियस या एक रूप हो तथा उनका संकलन समरूप पैमाने पर किया गया हो। विजातीय हेट्रोजिनस समंकों की तुलना नहीं की जा सकती। जब हम सांख्यिकी को एक वचन के रूप में लेते हैं तो सांख्यिकी एक विज्ञान है। जिस प्रकार से अन्य विज्ञान है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, प्रशासन, इसी तरह समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, तो सांख्यिकी भी एक विज्ञान है जिसकी विषय वस्तु आंकड़े हैं, संख्याएं हैं, माप है, समंक है। सांख्यिकी को विज्ञान अथवा विधि मानते हुए जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें सेलिगमन द्वारा दी गई परिभाषा उल्लेखनीय है। उनके अनुसार सांख्यिकी ऐसा विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए संख्यात्मक सामग्री के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुति, तुलना व निर्वचन की विधियों से संबंध रखता है। लगभग इसी तरह का विचार प्रकट करते हुए क्रॉस्टन एंड काउडेन ने लिखा है कि सांख्यिकी या सांख्यिकीय विधियों को समंकों के संकलन, प्रदर्शन, विश्लेषण तथा निर्वचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विज्ञान के रूप में सांख्यिकी को ऐसी पद्धति माना जा सकता है जो वैज्ञानिक ढंग से परिमाणात्मक तथ्यों, समंकों, आंकड़ों का संकलन, वर्गीकरण व विश्लेषण करके अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालती है। तो स्टैटिस्टिक्स एज ए साइंस इन सिंगुलर फॉर्म, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द स्टैटिस्टिक्स, तो यह एक विज्ञान है जिसका मूल अध्ययन क्षेत्र, मूल अध्ययन सामग्री संख्याएं हैं, परिमाणात्मक तथ्य हैं, समंक हैं,
जिनका हम विश्लेषण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं और उसी के आधार पर निर्वचन करके निष्कर्ष प्रतिपादित करते हैं। तो यह जो सांख्यिकी सिंगुलर फॉर्म में या प्लूरल फॉर्म में जब बात करते हैं, एक वचन या बहुवचन के रूप में लेते हैं, तो ये सांख्यिकी कब प्रारंभ हुई, उसका इतिहास क्या है। तो सांख्यिकी की जब प्रारंभ की या विकास की बात करते हैं, तो सांख्यिकी के आंग्ल रूप स्टैटिस्टिक्स शब्द का मूल लैटिन भाषा का स्टेटस शब्द माना जाता है, जिसका अभिप्राय है राजनीतिक व्यवस्था। वस्तुतः सांख्यिकी का प्रारंभ प्रशासन संबंधी आवश्यकताओं के कारण हुआ, क्योंकि राज्यों को अपने प्रशासन के लिए धन व जन संबंधी आंकड़ों के संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। इस संकलन का इतिहास काफ़ी पुराना है। प्राचीन मिस्र में भूमि व जन धन संबंधी आंकड़ों के संकलन के उदाहरण मिलते हैं, जो 3050 वर्ष ईसा पूर्व हुए थे। भारत में मौर्य शासन काल में जन्म मृत्यु की सांख्यिकी के संकलन की व्यापक व्यवस्था थी। आईने अकबरी में भी सांख्यिकी सर्वेक्षणों का उल्लेख मिलता है। यूरोपीय देशों में इसकी महत्ता के कारण इसे राज्य शिल्प विज्ञान का नाम दिया गया। लगभग सभी देशों में शासन संबंध अपनी युद्ध व आर्थिक नीतियों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करवाते थे। उस समय की सांख्यिकी विवरणात्मक प्रकृति की अधिक महत्ता थी या उपयोगिता थी। सांख्यिकी का व्यवस्थित सैद्धांतिक विकास 17वीं शताब्दी से माना जा सकता है। इस संबंध में रोचक तथ्य यह है कि तत्कालीन समाज के उच्च वर्ग में जुए, ताश आदि का मनोरंजन के साधन के रूप में प्रतिष्ठित स्थान लेने से सांख्यिकी में संभाविता के नियम के विकास में काफ़ी मदद मिली। दैट इज प्रोबेबिलिटी इन प्लेइंग कार्ड्स। उस समय के कुछ जुआरियों को स्वयं गणितज्ञ थे, जो उस समय गणितज्ञ भी थे अथवा गणितज्ञों के मित्र थे, ने ऐसी विधियों के विकास की नींव रखी जिनसे निष्कर्ष के आधार पर समग्र का अनुमान किया जा सके तथा हार जीत की गणना की जा सके। ऐसे गणितज्ञों में कार्डेनो, गैलीलियो आदि का नाम उल्लेखनीय है। आगे चलकर जैकब बर्नौली व उनके भतीजे डैनियल बर्नौली ने संभाविता नियम की नींव डाली, दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। 18वीं व 19वीं शताब्दी में एडोल्फ क्यूटले, फ्रांसीसी गाल्टन आदि ने सांख्यिकी अध्ययनों में और अधिक योगदान दिया। गाल्टन क्यूटले से प्रभावित थे और आगे चलकर कार्ल पियर्सन, जिन्होंने सहसंबंध की गणना का सूत्र दिया, ने जिन्हें आधुनिक सांख्यिकी विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। गाल्टन के साथ मिलकर सहसंबंध व प्रतीपगमन के सूत्रों का विकास किया। वस्तुतः ऐसे गणितज्ञों व सांख्य शास्त्रियों की श्रृंखला काफ़ी लंबी है जिन्होंने सांख्यिकी के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत के प्रमुख सांख्यिकी विदों में पीसी महालोनिविस का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने सैद्धांतिक व्यवहारिक सांख्यिकी के विकास में योगदान दिया। दैट इज थ्योरेटिकल एज वेल एज अप्लाइड यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन, पर्टिकुलरली इन सोशल साइंसेज। तो जब कभी हम सांख्यिकी का प्रयोग करते हैं या करना चाहते हैं, तो एक तरफ तो सांख्यिकी हमको आकर्षित करती है, वो इस रूप में कि आप सांख्यिकी का उपयोग करें, क्योंकि सांख्यिकी हमें कई तरह से लाभकारी लगती है, कई तरह से हमें वो सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं जिससे कि हम संख्याओं का सही विश्लेषण कर सकें। वहीं दूसरी ओर सांख्यिकी हमको रोकती भी है। हम कहते हैं ये सांख्यिकी की सीमाएं हैं, जो हमें कहती है कि अगर सांख्यिकी का प्रयोग करेंगे तो इसमें यह कमियां आपको मिलेंगी। तो एक तरफ सांख्यिकी के लाभ भी हैं, तो दूसरी तरफ सांख्यिकी के उपयोग की कुछ हानियां भी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सांख्यिकी के क्या कार्य हैं, अर्थात फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जब फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, जैसा कि प्रारंभ में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि सांख्यिकी का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे नित्य प्रति के क्रय विक्रय की बात हो
या राज्य द्वारा संपादित योजनाओं के मूल्यांकन की सांख्यिकी के बिना उन्हें ठीक से समझा नहीं जा सकता। सांख्यिकी विज्ञान और समंकों के रूप में निम्न कार्य संपादित करती हैं। जो इसका महत्व है या इसके लाभ हैं, उसमें सबसे पहला लाभ यह है कि तथ्यों का सरल प्रस्तुतिकरण, सिंपल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या फैक्ट। सांख्यिकी का सर्वप्रथम प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों का विवेचन करते हुए उन्हें इस ढंग से प्रस्तुत करना है जिससे साधारण व्यक्ति भी उन्हें आसानी से समझ सकें। इसके सबसे अच्छे उदाहरण लें तो माध्य, दैट इज मीन। इसी तरह से ग्राफ प्रेजेंटेशन के द्वारा हम अपनी बात को सरलता से लोगों तक पहुंचाने में इस सांख्यिकी का उपयोग कर सकते हैं। तो माध्य, बिंदु रेखा या ग्राफ ऐसे तरीके हैं जो तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करके उन्हें स्पष्टता प्रदान करते हैं। इसी तरह विभिन्न तथ्यों के बीच संबंधों का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फैक्ट्स। सांख्यिकी का दूसरा कार्य किन्हीं दो या अधिक तथ्यों के बीच संबंधों का अध्ययन करना भी है। इसके लिए हम सहसंबंध की गणना भी करते हैं, चाहे वो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध हो, चाहे स्पेयरमैन का रैंक डिफरेंस मेथड हो। वर्षा व उपज, बेकारी व अपराध, शिक्षा व व्यवसाय आदि कुछ ऐसे ही तथ्य हैं जिनके बीच की संबंध व्यवस्था को सांख्यिकी अधिक अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकती है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे बेरोजगारी बढ़ती है, जैसे जैसे अच्छी बरसात होती है फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। यानी दोनों के बीच सहसंबंध की गणना करना हो तो सांख्यिकी बहुत उपयोगी है। यहाँ उल्लेखनीय है कि सांख्यिकी केवल परिमाणात्मक क्वांटिटेटिव तथ्यों के बीच ही नहीं बल्कि गुणात्मक क्वालिटेटिव तथ्यों के बीच के संबंध का भी अध्ययन करती है। फिर तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो सांख्यिकी बहुत महत्वपूर्ण है। सांख्यिकी तथ्यों को सरल रूप देने के साथ साथ उन्हें तुलना करने के योग्य भी बना देती है। इससे न केवल उनके परिवर्तनों को मापा जा सकता है बल्कि भविष्य में होने वाले परिवर्तन की दिशा का अनुमान भी लगाया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट वी कैन कंपेयर वन फैक्ट विथ अदर, वन सिटी विथ अदर, वन कंट्री विथ अदर। तो इसके लिए हम तुलनात्मक पद्धति के लिए भी सांख्यिकी का उपयोग करते हैं। नीति निर्धारण करना हो तो स्टैटिस्टिक्स मदद करती है। सांख्यिकी द्वारा प्रस्तुत विषय सामग्री सामाजिक आर्थिक नीतियों के नियोजन का आधार होती है। कई बार हम आंकड़े इकट्ठे करके उन लोगों तक ये आंकड़े पहुंचाते हैं जो नीति का निर्माण करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं और नीति का क्रियान्वयन करते हैं। उनके लिए भी सांख्यिकी बहुत उपयोगी है। ये नीतियां मुख्यतः संबंधित आंकड़ों व समंकों के विश्लेषण के आधार पर तय की जाती है। नियमों व सिद्धांतों की सत्यता की जांच करनी हो, वी वांट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, तो सांख्यिकी भी हमारे लिए उपयोगी है। सांख्यिकी विधियों के प्रयोग से एक और स्थापित नियमों व सिद्धांतों के सत्यता की जांच की जा सकती है। इफ़ यू वांट टू वेरीफाई द फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स इज यूजफुल फॉर अस। तथा दूसरी ओर इनकी सहायता से उपकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है। वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, जब हम समाजशास्त्र में या समाज विज्ञान में उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं तो उपकल्पनाओं की जांच भी करना चाहते हैं और उपकल्पना की जांच के लिए हम काई स्क्वायर या काई वर्ग का उपयोग करते हैं। जब वैयक्तिक तथ्य हों, जब हमारे पास सामूहिक तथ्य हों तो हम टी परीक्षण, टी टेस्ट का उपयोग करते हैं। हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का भी उपयोग, जिसे हम एफ टेस्ट कहते हैं। तो ये अनेक ऐसी विधियां हैं जो उपकल्पनाओं की जांच करने में और नए नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में भी सांख्यिकी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर हम पूर्वानुमान भी करना चाहते हैं कई बार, तो सांख्यिकी इसके लिए भी हमें उपयोगी सिद्ध साबित होती है। सांख्यिकी का एक कार्य वर्तमान के आधार पर भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करना। बाह्य गणन, एक्स्ट्रापोलेशन और अंतर्गणन इंटरपोलेशन
वे विधियां हैं जो ऐसे पूर्वानुमान करने में सहायता देती है। जैसे हम कई बार वर्तमान में आंकड़े इकट्ठे करते हैं जनसंख्या वृद्धि के, और जनसंख्या वृद्धि के आधार पर हम ये भविष्यवाणी भी करते हैं कि अगर यही दर रही बढ़ने की, इसी रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती रही, तो सन 2050 में हम कितने हो जाएंगे, कितनी आबादी हो जाएगी। तो पूर्वानुमान के आधार भी सांख्यिकी के द्वारा किए जा सकते हैं। फिर उसके पश्चात एक तरफ सांख्यिकी के लाभ हैं तो दूसरी तरफ सांख्यिकी की सीमाएं भी हैं जो हमें रोकती है कि सांख्यिकी का उपयोग नहीं करना चाहिए। सांख्यिकी के कार्यों की चर्चा करते हुए इनकी सीमाओं की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये सीमाएं न केवल निष्कर्षों को अनिश्चित बनाती है, बल्कि सांख्यिकी की उपयोगिता व कार्यों को भी संदिग्ध बना देती है। सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं निम्न कही जा सकती है। यह केवल गणनात्मक तथ्यों से संबंधित है। क्योंकि सांख्यिकी का संबंध केवल उन तथ्यों से है जिन्हें अंकों, आंकड़ों या संख्याओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में व्यर्थ रहती है। ईमानदारी, निष्ठा, ख्याति आदि कुछ ऐसे ही सामाजिक तथ्य हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से कुछ संकेतों द्वारा तो मापा जा सकता है, पर उसकी प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। यह सांख्यिकी केवल औसत से संबंधित है। सांख्यिकी विज्ञान के रूप में उतनी परिशुद्ध नहीं है जितनी अन्य भौतिक विज्ञान, और न ही उनके परिणाम सर्वव्यापी रूप से सत्य होते हैं। वे केवल माध्य या औसत रूप में ही सत्य होते हैं। इसका एक कारण यह है कि सांख्यिकी व्यापक रूप से औसत से संबंधित है, अतः इसके विभिन्न मदों के पारस्परिक अंतर औसत में छुपे होते हैं। दूसरा कारण यह कि सांख्यिकी द्वारा अध्ययन किए जाने वाले तथ्य अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जिनका पृथक पृथक अध्ययन करना या किसी एक कारण के वास्तविक प्रभाव की सीमा को उसे दूसरों से अलग करते हुए मापना संभव नहीं होता। ये दोनों स्थितियां उसकी परिशुद्धता को कम करती है और उसके नियमों को सर्वव्यापी नहीं होने देती। फिर तीसरा, इसकी अपनी सीमा की बात करें तो वास्तविकता का पूर्ण अध्ययन संभव नहीं है। सांख्यिकी की अगली सीमा वास्तविकता के सभी पक्षों का अध्ययन न कर पाना है, क्योंकि सामाजिक यथार्थ उस समाज विशेष की संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित होते हैं जिनकी पूर्णतः परिमाणात्मक माप संभव नहीं है। अतः सांख्यिकी भी उसका पूर्णतः वर्णन विश्लेषण नहीं कर पाती। फिर सांख्यिकी अपनी एक सीमा और है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं है, ये सामूहिक इकाइयों का ही अध्ययन करती है। सांख्यिकी तथ्य समूह से संबंधित होते हैं, वैयक्तिक इकाई का उनके अध्ययन में कोई स्थान नहीं है। इससे समूह के बारे में औसत निष्कर्ष तो निकाले जा सकते हैं, लेकिन वैयक्तिक इकाइयों की विशिष्टताओं या भिन्नताओं का अध्ययन नहीं किया जा सकता। वैयक्तिक इकाइयों की यह उपेक्षा कई बार सही स्थिति प्रकट नहीं होने देती। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है कि एक समुदाय की औसत आय में वृद्धि हुई हो, पर यह भी हो सकता है कि समुदाय में कुछ व्यक्ति पहले से अधिक गरीब हो गए हों। सांख्यिकी ऐसी व्यक्तिगत इकाइयों पर अलग अलग विचार नहीं करती, क्योंकि ये सामूहिक तथ्यों का ही विश्लेषण या निर्वचन करती है। सांख्यिकी निष्कर्ष पूर्ण सत्य नहीं होती। सांख्यिकी की उपयुक्त सीमाओं के कारण यह माना जा सकता है कि सांख्यिकी निष्कर्ष संदेह से परे नहीं होते, क्योंकि ये निष्कर्ष अनुमान पर आधारित होते हैं, वैयक्तिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करते हैं तथा केवल संख्यात्मक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अतः ये केवल निर्णय लेने के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं, पूर्ण निर्णय नहीं देते। समंकों के आधार पर निष्कर्ष निकालने से पहले यदि उनके गैर संख्यात्मक व गुणात्मक तथ्यों या पृष्ठभूमि के संदर्भ में विवेचना कर ली जाए, तब तो सही निष्कर्ष निकलने की संभावना रहती है, अन्यथा निष्कर्ष भ्रामक व एकांगी हो सकते हैं। सांख्यिकी केवल साध्य है। स्टैटिस्टिक्स ओनली ए मीन्स रादर देन एंड्स। सांख्यिकी के प्रयोग में यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि सांख्यिकी केवल साधन है, जैसे अन्य तरीके हैं या विधियां हैं, साध्य नहीं है। जिस प्रकार किसी समस्या का अध्ययन किसी अन्य रीति से किया जा सकता है, उसी प्रकार सांख्यिकी से भी
क्रॉक्सटन और काउडेन के शब्दों में यह नहीं मान लेना चाहिए कि सांख्यिकी रीति ही अनुसंधान कार्य में प्रयोग की जाने वाली एकमात्र रीति है, और न ही इस रीति को प्रत्येक प्रकार की समस्या का सर्वोत्तम हल समझना चाहिए। वास्तव में उपयुक्त यह है, सांख्यिकी रीति से प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता का परीक्षण अन्य रीतियों का प्रयोग करके भी कर लिया जाए तो सही निष्कर्ष प्रतिपादित किया जा सकता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि सांख्यिकी ऐसा साधन या यंत्र है जो आवश्यक तो है पर सुकुमार है। यदि इसका उपयोग सही ढंग से हुआ है तब तो यह सही निष्कर्ष प्रदान करेगा, लेकिन गलत या असावधानी से प्रयोग किए जाने पर त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालेगा। अतः इसका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इस पर सतर्कता पूर्वक तथा केवल उस सीमा तक ही निर्भर किया जाना चाहिए जितना कोई वैज्ञानिक अपने यंत्रों पर करता है, और तर्कपूर्ण विवेचन के बाद ही उसके परिणामों को स्वीकार किया जाना चाहिए। ये कुछ सांख्यिकी की अपनी उपयोगिता तो है, लेकिन साथ में कुछ सीमाएं भी है, क्योंकि अगर हम सांख्यिकी का प्रयोग करें, कई बार निष्कर्ष बहुत भ्रामक होते हैं। जैसे माध्य निकालें, और माध्य में अगर हम निकालते हैं आयु तो 20, 25, 22 और एक की 90 आ गई। अब उसके बाद जब औसत निकालेंगे तो औसत वो आएगा जो न तो 20-25 होगा और न 90 के आसपास होगा। तो कई बार हमारे जो निष्कर्ष हैं वो परिशुद्ध नहीं होते हैं, इसलिए इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। तो सांख्यिकी की जब बात करते हैं तो इसका सर्वत्र प्रयोग के कारण आधुनिक युग को सांख्यिकी का युग कहा जाता है। जहां एक और सांख्यिकी हमको इसके उपयोग के बारे में जानकारी देती है कि इसका अधिक से अधिक उपयोग विषयों में किया जाना चाहिए ताकि सही विश्लेषण और सही निष्कर्ष प्रतिपादित किया जा सके, वहीं दूसरी ओर सांख्यिकी का उपयोग करने से हमें वो रोकती भी है, क्योंकि अगर हमें सांख्यिकी का सही ज्ञान नहीं होगा या हमें अल्प ज्ञान होगा तो हम सही उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सांख्यिकी की अपनी कुछ सीमाएं भी है। तो जब हम सारांश की बात करते हैं, सारांश तो हम कह सकते हैं कि सांख्यिकी के सर्वत्र प्रयोग के कारण आधुनिक युग को सांख्यिकी का युग कहा जाता है। कैसे भी तथ्य हों, चाहे प्राकृतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक, सभी को सांख्यिकी भाषा में मापा जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है तथा उसका निर्वचन किया जा सकता है। प्रत्येक ज्ञान के क्षेत्र में सांख्यिकी का प्रयोग एक अनिवार्यता बन गई है। आज यदि हम किसी तथ्य को संख्या द्वारा प्रकट नहीं कर सकते तो उसकी सत्यता में संदिग्धता बनी रहेगी। यहाँ तक कहा जाता है कि जो कुछ हम कह रहे हैं, यदि उसे संख्या में माप सकते हैं तथा व्यक्त कर सकते हैं तब तो हम कुछ जानते हैं, अन्यथा हमारा ज्ञान अल्प एवं सीमित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण स्थान है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर सांख्यिकी का अधूरा ज्ञान है तो वह तथ्यों का सही विश्लेषण और उसका सही उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे आंकड़े किस प्रकृति के हैं, हमारे आंकड़े कैसे हैं, हमने जो तथ्य संकलित किए हैं उनकी प्रकृति कैसी है, उस प्रकृति के आधार पर ही हमें सांख्यिकी का उपयोग करना है। अगर हमारे तथ्य वैयक्तिक हैं या इंडिविजुअल हैं तो हमें अगर सार्थकता की जांच करनी है तो काई स्क्वायर की गणना करेंगे। अगर हमारे तथ्य सामूहिक हैं और हम सार्थकता की जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए हम टी परीक्षण का उपयोग करेंगे, हम क्रिटिकल रेशियो का प्रयोग करेंगे या हम प्रसरण का विश्लेषण का प्रयोग करेंगे। तो कब कौन सी विधि का प्रयोग करना है ये उस समय तक हम नहीं जान पाएंगे जब तक कि हमें सांख्यिकी का ज्ञान नहीं होगा, या हमको अधूरा ज्ञान है तो हम सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक कहावत है, अगर हम बंदर के हाथ में उस्तरा दे दें तो वह अपना गाल ही काटेगा, ठीक उसी प्रकार अगर हम सांख्यिकी का सही उपयोग नहीं करेंगे तो वह तथ्यों को ही नष्ट कर देगा। इसलिए सांख्यिकी का ज्ञान होना आवश्यक है। और एक बात यह भी कही जाती है कि जो सांख्यिकी का अध्ययन करता है उसका मानसिक स्तर अपेक्षाकृत तीव्र होता है। इसलिए सांख्यिकी हमारे दिमाग की सोच समझने की शक्ति को भी
तीव्र बनाती है। इसलिए आज हर विषय ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक सांख्यिकी का उपयोग अपने अध्ययन में और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए करे।